हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है होम साइंस के स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर थर्ड में है। और सेमेस्टर थर्ड में दो टॉपिक है जिसमें मेजर थर्ड है और मेजर फोर है। तो मेजर थर्ड में है रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसी का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने पिछले वीडियो में इसी का ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन बताया था, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। अभिवृत्तियों का प्रभाव पारिवारिक मूल्यों पर नहीं पड़ता। तो इस बात से क्या है, आप सहमत असहमत, इनमें से कोई नहीं, तो असहमत। इसलिए क्योंकि अभिवृत्ति यानी कि हर मनुष्य के अंदर अपना एक एटीट्यूड होता है जो अपने हिसाब से वो कार्य करता है। तो हमारे पारिवारिक जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इससे हम असहमत, यहाँ पे बोला नहीं पड़ता तो इससे असहमत है। अगर लिखता कि पढ़ता है तो हम इससे सहमत रहते, लेकिन बोल रहा है नहीं पढ़ता तो असहमत है। यानी कि हम इसके बारे में ये सही जानकारी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो असहमत है। नेक्स्ट है, इनमें लक्ष्य का लक्षण है। इनमें लक्ष्य का लक्षण है, इसका मतलब क्या हुआ, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। लक्ष्य का लक्षण, तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है। ये परिवार के सदस्यों के साध्य है, ये मूल्य से अधिक निश्चित होते हैं, ये अभिवृत्तियों को परिवर्तित करती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंध पारिवारिक साधनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित प्रयोग करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो क्या है, इससे सहमत है। इसमें भी है सहमत और असहमत। तो गृह प्रबंध क्या बोल रहा है कि गृह प्रबंध सच में ऐसी मतलब प्रबंधन व्यवस्था है जिससे कि हमें हर लक्ष्य हमारी प्राप्त होती है। हम जो भी सोचे रहते हैं अपने जीवन में करने का, तो वो चीज़ हमें प्राप्त होता है एक प्रबंधन, अपने गृह प्रबंधन के माध्यम से। तो इससे हम सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय साधन भौतिक साधन से कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये क्या है, ये सहमत या असहमत, बताइए इससे क्या है आप। तो इससे असहमत है, क्योंकि कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये अधिक ही महत्वपूर्ण होता है। मानवीय साधन और भौतिक साधन के बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगी, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मानवीय साधन क्या है और भौतिक साधन क्या है। तो उस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूंगी कि मानवीय साधन क्या है और भौतिक साधन क्या है। तो इसमें क्या है, कम महत्वपूर्ण नहीं होते बल्कि अधिक महत्वपूर्ण होते, क्योंकि मानवीय जो होते हैं वो मनुष्य के अंदर होता है, और भौतिक होता है वो सार्वजनिक होता है, सभी के लिए होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगी कि मानवीय साधन में क्या क्या आता है और भौतिक साधन में क्या क्या आता है। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था में निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। तो गृह व्यवस्था में क्या निर्णय लेना आवश्यक नहीं है, सहमत है इससे या असहमत है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या होंगे, असहमत ही होंगे ना। निर्णय लेना क्यों नहीं आवश्यक है, गृह व्यवस्था करने में तो निर्णय लेना ही पड़ता है, बिना निर्णय के तो काम ही नहीं चलेगा। तो इससे भी हम असहमत हैं। नेक्स्ट है, निर्णय गृह व्यवस्था की सबसे क्या है, कौन सी इकाई है, बताइए। बड़ी इकाई, मध्यम, छोटी, इनमें से कोई नहीं। तो निर्णय क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे छोटी इकाई हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई है, क्या है, गृह व्यवस्था में निर्णय लेना। निर्णय प्रक्रिया के सोपान तो कितने होते हैं, 5 सोपान होते हैं। आपको सोपान भी जब आप सब्जेक्टिव याद कीजिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें याद करना पड़ेगा आपको निर्णय प्रक्रिया के सोपान। तो 5 सोपान होते हैं। निर्णय प्रक्रिया का प्रभावक अंग, तो प्रभावक अंग क्या होता है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। निर्णयों को की अस्थायी प्रकृति, निर्णयों का पारस्परिक संबंध, निर्णयकर्ता की समय संबंधी विचारधारा, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, फालेट के अनुसार विरोधाभास दूर करने का सोपान है, क्या है, समर्पण तथा समझौता, विचार परिवर्तन, एकीकरण, तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गृह प्रबंध में डैश का प्रयोग अधिक महत्व रखता है, किसका प्रयोग अधिक महत्व रखता है, नियोजन का, नियंत्रण का, मूल्यांकन का। तो किसका, नियोजन तो जरूरी ही है, नियंत्रण भी जरूरी है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। मूल्यांकन इसलिए क्योंकि हम पहले नियोजन करते हैं, फिर उसको नियंत्रित, फिर लास्ट में मूल्यांकन करके देखते हैं कि हम जो व्यवस्था बनाए हुए थे, हम जो मतलब प्रक्रिया बनाए थे, कि जैसे आप एक ही दिन का ले लीजिए कि आज दिन भर सुबह से रात तक में हम
हम अपना एक रूटीन तय किए कि हमें क्या सब करना है। तो आप लास्ट में मूल्यांकन करेंगे ना कि मेरा कौन काम हुआ, कौन काम नहीं हुआ, कौन काम में कितना खर्च आया या क्या, मतलब बहुत किसमें कौन से कार्य में कौन सी परेशानी आई। तो फिर उसके बाद आप मूल्यांकन के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका कार्य सफल हुआ, आपका नियोजन सफल हुआ या नहीं। तो ये मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण होता है इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गृह व्यवस्था का तत्व है, क्या तत्व है? तो सभी हो जाएगा, परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट रहे, सही बात है, ये जरूरी है। आय व्यय में संतुलन हो, ये भी जरूरी है। गृह कार्य में कुशलता हो, उपरोक्त सभी। तो गृह व्यवस्था में हम क्यों करते हैं? इसी सभी के कारण करते हैं ना, ये सभी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश काल की क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें हम सामान्य क्रिया की श्रेणी में रख सकते हैं, विश्राम की श्रेणी में गिन सकते हैं, आनंददायक क्रियाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अवकाश काल यानी कि सुबह से रात तक में हम मतलब कुछ टाइम अवकाश का भी सुबह से काम करते हैं, फिर आधा घंटा रेस्ट का टाइम रखते हैं, उसमें हम बहुत कुछ करते हैं, मतलब मनपसंद कार्य करना, विश्राम करना, तो ये सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश काल की क्रियाओं को सुचारू अवकाश काल की क्रियाओं को रुचिकर आदतों के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। तो कैसे? 3 तरह से विभाजित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, गृह सज्जा आधारित होती है, किस पे आधारित होती है गृह सज्जा? सुविधा पर, सौंदर्य पर, सुविधा और सौंदर्य दोनों पर होती है आधारित। म्यूरल क्या है? इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, म्यूरल क्या है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपको क्या टिक लगाना है? झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों को चित्रकारी से सजाना, उसको म्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको म्यूरल कहते हैं? झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों को चित्रकारी से सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो आप लोग अच्छे से देख के, और मैं समझा भी रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ, और इधर आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देख के कॉपी में उतार भी सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं आंसर की सहायता से। नेक्स्ट है, सजावट में प्रधान वस्तु को सामने केंद्र में रखकर तथा छोटी और हल्की वस्तुओं के दूर रखकर संतुलन स्थापित किया जाए तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनौपचारिक संतुलन कहेंगे। नेक्स्ट है, यदि केंद्र के से समान दूरी पर समान भार की वस्तु रखी जाए तो उसे क्या कहेंगे? औपचारिक कहेंगे। अगर समान दूरी पर रखा जाए तो क्या कहेंगे? औपचारिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाता है? संतुलन, बनावट, नमूना, लय। तो क्या कहलाता है? वस्तुओं को व्यवस्थित रूप देना कहलाता है नमूना। नेक्स्ट है आपका, नमूने को शोभायमान बनाने, मतलब एकदम आकर्षक बनाने के लिए नमूने का व्यवहार किया जाता है, सजावट के लिए किया जाता है। प्रांग के अनुसार रंगों की कितनी श्रेणियां हैं? तो आपका ये मॉन्सेल का होता है और प्रांग का दो मतलब वैज्ञानिक थे जो रंगों के बारे में सिद्धांत दिए थे। तो इसमें हो जाएगा 5 नंबर, ये घ नंबर हो जाएगा 5, यानी कि प्रांग थे, उन्होंने 5 तरह के रंगों की श्रेणियां बताई थी। तो प्रांग के अनुसार रंग की गर्मी और ठंडक को कहते हैं, गर्मी और ठंडक को क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं, ह्यू। रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। हल्केपन, ये जो गर्मी और मतलब एक होता है ना रंग गर्मी देने वाला और ठंडक देने वाला, रंग के बारे में भी एक वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को कि कौन सा रंग गर्मी देने वाला होता है, कौन सा ठंडक देने वाला होता है, कौन सा किस मौसम में पहनना चाहिए। तो वही चीज़ है, इसमें बोल रहा है कि रंग के हल्केपन और फिर गाढ़ेपन को क्या कहते हैं? तो उसको मूल्य कहेंगे। नेक्स्ट है, नीला और पीला रंग मिलाने से क्या बनता है? बताइए, नीला और पीला रंग मिलाने से क्या बनेगा? नीला और पीला को जब हम मिलाते हैं तो हरा बनता है। जैसे लाल और सफ़ेद को मिलाने से क्या बनता है? लाल और सफ़ेद को मिलाने से आपका गुलाबी बनता है। उसी तरह से नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो हरा बनता है।
और अगर आप ये लाल और पीला मिलाते हैं तो नारंगी बनता है। तो इस तरह से मतलब बना के ऐसे दिखाया भी जाता है और उसी से कलर मैचिंग भी किया जाता है और तब उससे बहुत सारे रंग बनते हैं। जैसे प्राथमिक रंग जो होते हैं 3, फिर उसके बाद उससे द्वितीयक रंग बनते हैं, द्वितीयक से फिर तृतीयक रंग बनते हैं। लाल और नीला रंग मिलाने से बनता है। बताइए, लाल और नीला यहाँ पे पूछ रहा है। तो लाल और नीला जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बैगनी रंग बन जाएगा। इनमें से प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? लाल, नीला, पीला। तो इस तरह से आप जैसे त्रिकोण ऐसे 3 त्रिभुज बना लीजिए, लाल, नीला, पीला। फिर प्राथमिक से ही द्वितीयक रंग भी बनता है। तो प्राथमिक रंग कौन होता है? ये तीनों आपको पहले ये याद रखना है कि प्राथमिक रंग होता है लाल, नीला, पीला, रेड, ब्लू और येलो।